वो इस वक्त शदीद तरीन गुस्से में था। एक तो जामिन की बातें, ऊपर से डैड के किए वादे ने उसका दिमाग खराब कर रखा था। वो इस वक्त शदीद तैश में था। उसने धाड़ से दरवाजा खोला। सामने वो दुल्हन के लिबास में पूरे हक से उसके बेड पर बैठी थी। वो एक पल के लिए इसके रूप में खोसा गया, लेकिन अगले ही पर वो इस खुमार से निकला और इसका बाजू दबोचकर उसके सामने किया। अचानक आफत पर वो अपने आप को संभाल न सकी और सीधा उसके सीने से आ लगी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरे पेरेंट्स को मेरे खिलाफ कर दिया, तुम्हारी वजह से उन्होंने मेरी एक ना सुनी और जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करा दी। ऐसा क्या जादू किया है तुमने इन पर, जिन्हें तुम्हारे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता? लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुम्हारा ये जादू मुझ पर नहीं चलेगा। वैसे भी बहुत जल्द मैं अपनी मोहब्बत से दूसरी शादी करूंगा। उसका एक एक लफ्ज इस बनी संवरी दुल्हन के दिल पर बिजली बनकर गिरा। हर लड़की की तरह उसके भी कुछ ख्वाब थे जो उस इंसान ने पल भर में चकनाचूर कर दिए थे। उसने खुद को संभाल लिया। उसे अपने सामने खड़े इंसान पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो अपने दबंग अंदाज में वापस आई और गुस्से से बोली, ओ डॉक्टर साहब, जरा बैग पर पाँव रखो, आते ही शुरू हो गए। वैसे तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? जरा तमीज नहीं है तुम्हें कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी के लिए मरने जा रही थी? मुझे तो शादी ही नहीं करनी थी, मगर तुम्हारे डैड ने मेरे बाबा को अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता दिया तो मुझे मजबूरन अपने बाबा के लिए हाँ करनी पड़ी। और आइंदा से ना मुझसे तमीज़ से बात करना, वरना इसे देख रहे हो ना, उसने मोबाइल की तरफ इशारा किया। इसे मोबाइल कहते हैं। तुम्हारी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी और मजलूमियत का ड्रामा करूंगी कि तुम मुझ पर बहुत जुल्म करते हो। वो मुंह खोले उसकी धमकी सुन रहा था। वो गुस्से से लाल हो रही थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी। वो तो सोच रहा था कि कोई शरीफ और शर्मीली सी लड़की होगी जैसा कि इसे बताया गया था। इसे तो लग रहा था कि वो उस पर रोब झाड़ेगा और वो उससे डर जाएगी, लेकिन वो तो पटाखा निकली। वो सदमे से उसके तेवर देख रहा था। मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना। मैं वक्त आने पे पुलिस की भी मदद ले सकती हूँ और तुम पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर सकती हूँ। और जहाँ तक बात है तुम्हारी दूसरी शादी की, तो अपनी होने वाली बीवी को मेरे साथ शॉपिंग पे भेजना। मैं इसकी शॉपिंग में हेल्प करवा दूंगी। आफ्टर ऑल मुझे एक शादी का एक्सपीरियंस जो है। वो मासूमियत से आंखें पटाके बोली तो वो तो गश खाने को था। अदरक साहब गांव के रहने वाले थे। इन्हें रोजगार की वजह से लाहौर आना पड़ा। वो एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उनकी शादी उनकी कजन आफिया से हुई थी, जो कि एक बहुत ही मिलनसार और सलीकामंद खातून थी। अपने सास ससुर के इंतकाल के बाद आफिया परमीनेंट अदरक साहब के साथ लाहौर में शिफ्ट हो गई थी। इनकी छोटी सी दुनिया को मुकम्मल किया उनकी बेटी चाहत ने। डिलीवरी के दौरान कम्युनिकेशन की वजह से आफिया बेगम को कोई औलाद नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने चाहत को बहुत लाड से पाला। खास करके अदरक साहब की तो जान बसती थी चाहत में। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं भी शादी नहीं कर सकता, वो बोला। क्यों क्यों नहीं कर सकते? लारे बेगम बोली। वो हिचकिचाया। वो क्या लगा रखी है तुमने आलियान? मुनज्जम साहब गुस्सा हुए। डेट वो प्रॉब्लम ये है कि वो फिर दोबारा क्या आया? आलियान आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों तुम मुसलसल शादी से इनकार कर रहे हो? आज बता ही दो, एक ना एक दिन तुम्हें शादी ही तो करनी है, तो आज क्यों नहीं? वो गिरजे। अब मत कहना आलियान कि तुम्हें कोई गोरी पसंद आ गई। तुम जानते हो आलियान, हमारी कुछ वैल्यूज हैं। कुछ यूएस में रहने के बावजूद हमने तुम दोनों आलियान और उसका छोटा भाई अफान को अपनी हदूद समझा रखी। लारे बोली। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो ताकि इस घर में बेटी की कमी पूरी हो सके। मौसम साहब हसरत भरी लहजे में बोले। इन दोनों की बहुत ख्वाहिश थी कि इन्हें एक बेटी हो, लेकिन खुदा की मर्जी के आगे किसकी चलती है? मोम डैड प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं अपनी कुलिंग और दोस्त डेविड को पसंद करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। आलिया ने बड़े आराम से दोनों के सरों पे बम फोड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो आलिया? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से होगी और इस लड़की को भूल जाओ। पाकिस्तान की लड़की ही इस घर की बहू बनेगी और तुम्हारी शादी पाकिस्तान में ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मौसम साहब गुस्से से बोलिए। आलियन कुछ बोलने वाले ही तक उन्होंने उसे चुप करा दिया। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। वो अपने कमरे में चले गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा इतना फरमाबरदार बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। अमेरिका में रहने के बावजूद हमने यहाँ की रवायत की तुम दोनों को हवा भी नहीं लगने दी। बहुत शुक्रिया, हमारी गलतफहमी दूर कर दी। लारे बोली। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर बात मजहब की है तो इस्लाम कबूल करने को तैयार है। वो बिल्कुल हमारे कल्चर के मुताबिक रहने रहेगी। वैसे भी आजकल की नस्ल और कौमियत कौन देखता है? आलियन तासुब से बोला। आलियन, उसके और हमारे कल्चर में बहुत फ़र्क है। मजबूरी में अपनाने और दिल से कबूल करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई भी मजबूरी या ज़बरदस्ती में अपना मजहब कबूल करे। अली, इस्लाम में जबर नहीं है। मैं या तुम कौन होते हैं इसे मजबूर करने वाले? वो तो मजबूरी में इस्लाम कबूल करेगी ना। वो तो तब मुसलमान नहीं हो सकती जब तक वो दिल से तौहीद और रिसालत का इकरार नहीं मान लेती। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? वो आलियन को बोलने का मौका दिए बगैर अपने कमरे में चली गई। आलिया ने भी दिल में सोच लिया था कि वो किसी भी तरह अपने वालिदैन को इस शादी के लिए मना कर रहेगा कि वो इनकी मर्जी के बगैर अपनी नई जिंदगी का आगाज नहीं कर सकता था। वो ये इरादा कर चुका था कि किसी भी तरह शादी करके रहेगा। ये सोचते हुए घर से निकल आया और अपने दोस्त जामिन की तरफ चला गया कि वो उससे कुछ मदद ले सके। जिस बात का डर था वही हुआ। देखा आपने क्या किया आलियन ने? मुझे उससे ये उम्मीद ना थी। मैं चाहती हूँ कि आलियन की शादी पाकिस्तान से हो। हमें अब किसी लड़की की शादी तलाश शुरू कर देनी चाहिए।
मैं भी शगुफ्ता आपस से बात करती हूँ। इनकी सानिया भी थी लेकिन हमसे देर हो गई, इसकी तो शादी तय हो चुकी है। लारेब बोली, सही कह रही हैं आप, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये ना हो कि कहीं देर हो जाए। मौसम साहब बोले, आज आपा का फोन आया था, कह रही थी कि सानिया की शादी अगले हफ्ते तय कर दी है। मौसम साहब बोले, अच्छा ये तो अच्छी बात है। लारेब बोली, आपा बुला रही थी, मैंने इन्हें कह दिया कि हम परसों आ रहे हैं। मौसम साहब बोले, वो सब डिनर कर रहे थे, वो सब डाइनिंग पर मौजूद थे। दिन के बाद उनकी आलियान से कोई बात नहीं हुई थी। डैड मैं नहीं आ सकता, नेक्स्ट वीक से मेरे एग्जाम हैं, लेकिन मेरा बहुत दिल था सानिया आपी की शादी में जाने का। अफान बोला, डैड आप दोनों जाइए पाकिस्तान, मैं अफान के साथ यहाँ रुक जाऊँ, हम इसे अकेले तो नहीं छोड़ सकते। वैसे भी हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं और जामिन इन्हें कैसे अकेले हैंडल करेगा। हॉस्पिटल में सिर्फ हम दोनों ही तो सर्जन हैं, तो मेरे ख्याल में मैं यहीं रुकता हूँ। आलियान बोला, वो वैसे भी नहीं जाना चाहता था, इसे सानिया का भाई फानन और शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए इसे बहाना गढ़ा। लेकिन आलियान लारेब कुछ कहती कि मौजिम साहब बोले, आलियान सही कह रहा है, तुम यहीं रुको अफान के साथ, अब ये शादी के लिए एग्ज़ाम तो नहीं छोड़ सकता ना, ना हम इसे यहाँ अकेले भी नहीं छोड़ सकते। तो लारेब खामोश होगी क्योंकि जानती थी कि मौजिम साहब के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, ना वो आली को यहाँ रुकने का ना कहते। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए, तो लारेब किचन समेट कर कमरे में आ गई, तो उनके शोर बेड पर नींदराज किताब में बिजी थे। वो इन्हें मशकूक नज़रों से देखने लगी। बेगम ऐसे क्यों घूर रही हो, क्या इतना अच्छा लग रहा हूँ? कुछ रात से बोले, आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? आपने आलियान को यहाँ रुकने की इजाज़त कैसे दे दी? अफान तो हाशिर भाई के घर भी रुक सकता था। आप जानते हैं कि आलियान पाकिस्तान न जाने के बहाने बना रहा है। वहाँ उनके साथ वो उनके सामने बैठते हुए बोली, मैं जानता हूँ अभी शायद उलझन का शिकार हूँ, लेकिन आज मैंने आपस से आलियान के रिश्ते के बारे में बात की। इनकी नज़र में कुछ लड़कियाँ हैं, लेकिन अगर ये रिश्ते की बात आलियान को पता चल जाती तो कोई ना कोई निकाल के इनकार करता रहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आलियान ना जाए, पहले हम चलकर कोई अच्छी सी लड़की देख लें, फिर आलियान को बुलावा दे देंगे। मौसम सामने अपनी प्लानिंग से लारेब को आगाह किया। लारेब हैरान हुई, इनकी बातें सुन के मैंने परसों की टिकट बुक करवा दी हैं, हॉस्पिटल आलियान संभालेगा और आप फिक्र मत कीजिए, आलियान को बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। वो लारेब को परेशान देख के इन्हें तसल्ली देते हुए बोले, सानिया चाहत की तादाद बहन है, वो उसकी शादी में रुकने के लिए अपनी अम्मी जान को मना रही है, काफ़ी देर से मना रही होती है। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी जान, कहाँ हैं आप? चाहत अदा से बोली। आज उसके साथ सानिया भी आई हुई थी। आज वो चाहत की अम्मी से इजाज़त लेने आई थी ताकि वो इसके घर इसके साथ रह सके शादी तक। वो जानती थी कि वो चाहत को उसकी अम्मी इजाज़त नहीं देंगी इसके घर स्टे करने की, इसलिए वो खुद आई थी और जानती थी कि उसे कभी मना नहीं करेंगी। मैं यहाँ किचन में हूँ। आफिया ने किचन से आवाज़ लगाई, मेरी प्यारी अम्मी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। चाहत ने किचन में आते हुए कहा, आज ऐसा क्या करके आई हो, इतना मक्खन लगा रही हो? क्या बात है बेटा, कुछ कहना था? आफिया बोली। इतने में दिलेर साहब भी वहाँ आ गए। अंकल आंटी, अगले हफ्ते मेरी शादी है, मैं आप लोगों को दावत देने आई हूँ और इजाज़त लेने। सानिया ने इन्हें आगाह किया। माशाल्लाह, ये तो कितनी खुशी की बात है, हम ज़रूर आएंगे बेटा। आफिया बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन इजाज़त किस बात की? अदिल साहब ने उससे पूछा। अंकल आप तो जानते हैं कि मेरी कोई बहन नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि चाहत मेरे साथ शादी तक हमारे घर रुके। प्लीज़ अंकल आंटी, मना मत कीजिएगा, अपनी दूसरी बेटी की दरख्वास्त समझ लीजिए प्लीज़। वो मासूमियत से बोली। इससे पहले कि आफिया कुछ बोलती हैं, दिलीप साहब बोले, ठीक है बेटा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? अंकल से उसने तजस्सुस का शिकार होकर पूछा, ये कि अभी तुम्हें हमारे साथ खाना खाना होगा। अदरेज बोले, ज़रूर अंकल, मैं फ़ानन को फ़ोन कर देती हूँ कि हमें पिक कर लेगा, तब तक चाय तैयार भी हो जाएगी और हम खाना भी खा लेंगे। सानिया खुशी से बोली, थैंक यू सो मच पापा, यू आर दी बेस्ट। चाहत चेकी, कोई बात नहीं बच्चा। उन्होंने चाहत के सिर पर हाथ रख दिया। अगले हफ्ते मौसम साहब और लारेब भी पहुंच गए। इस वक्त चाहत और सानिया मॉल गई थी फारन के साथ कुछ शॉपिंग करने। चाहत को कुछ शॉपिंग करनी थी। सबसे मिलने के बाद मौसम साहब को सानिया और फारन की कमी महसूस हुई। आपा, ये फारन सानिया कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। सानिया से मिल लो, काफ़ी अरसे बाद मिलूंगा मैं इससे। कैसे इतनी बड़ी हुई पता ही नहीं चला, जैसे कल की बात है जब मैं इसे अपने कंधे पे बिठा के सारा शहर घुमाता था। अरे मौसम, वो दोनों तो मॉल गए, कुछ शॉपिंग रह गई थी, वही करने गई हैं। और तो बिल्कुल ठीक ठाक बोल रहा है, वक्त का पता ही नहीं चला। मेरी सानिया की शादी है। शाइस्ता बेगम ने आंखों से आंसू साफ किए। आपा, ये तो दुनिया का दस्तूर है, बेटियां तो होती ही पर आई हैं, विदा तो करना ही होता है। लारिब ने उनके कंधे पर हाथ रखा। ठीक बोल रही हो तुम लारिब। वैसे मेरे आलियान और अफान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों बिल्कुल ठीक है, ज़रूर आते, लेकिन अफान के पेपर से, इसलिए दोनों शादी में नहीं आ सकेंगे। लारिब ने जवाब दिया। क्या कह रही हो तुम? लारेब और आफान नहीं आ रहे? मुझे लगा वो बाद में आएंगे। वो हैरान हो गई। आपा, मजबूरी है, वो ना वो दोनों तो आना चाहते थे, लेकिन अफान के पेपर ने तो हम इसे अकेले कैसे छोड़ सकते थे? मौसम साहब ने कहा। तो सबने असापत में सर हिलाया। अच्छा, तुम लोग जाकर आराम करो, फिर खाने पे मिलते हैं। वो लोग अभी एयरपोर्ट से पहुंचे थे और उनके घर के बड़े से हॉल में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। फारन और सानिया भी शॉपिंग से आई थी। उन्होंने सलाम किया। जब सामने बेटे मामू और मामी को देखकर वो बहुत खुश हुए।
मामू मामी कैसे हैं आप कब आए? मुझे बता देते, मैं आपको एयरपोर्ट से पिक कर लेता। वो क्या है ना बेटा, अगर बता देते तो तुम दोनों के चेहरे पे जो खुशी की झलक है वो कैसे देखने को मिलती। मौजब सामने दोनों को गले से लगाया और सानी के सर पे प्यार किया। मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई, अब शादी का वक्त आ गया देखते ही देखते। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामू, आप कैसे हैं? सानिया ने कहा। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सानिया अब अपनी मामी से मिल रही थी, पीछे खड़ी चाहत खामोशी से देख रही थी। जब मिलना मिलाना हुआ तो लारे और मौजम साहब चाहत को अजनबी नजरों से देखने लगे। अरे मामू मामी, मैं आपको उससे तो मिलवाने ही भूल गई, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है चाहत, सानिया ने तारुफ कराया। अस्सलाम वालेकुम अंकल एंड आंटी, मैं चाहत। वैसे आप सानी के वही मामू हैं ना जो डॉक्टर हैं, जो अमेरिका में रहते हैं? सानी आपको ये कितना याद करती थी हर वक्त, मेरे मामू, मेरे मामी, मेरे कजन, नाम भी कुछ लेती थी, मैं भूल गई। चाहत हस्बे मामूल नॉन स्टॉप शुरू हो चुकी थी और फारन और इसकी अम्मी बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से उसे देख रही थे। मौजम साहब और लारी भी इस पटाखा लड़की को बड़ी हैरानगी से देख रहे थे। वालेकुम सलाम बेटा, लगता है काफ़ी बातों नहीं है आप। हाँ अंकल, सही कह रहे हैं आप, मेरी अम्मी भी यही कहती हैं कि चाहत बहुत बोलती हो तुम। वो अपनी अम्मी के स्टाइल से कहा तो सब मुस्कुराने लगे। वैसे अंकल आप बहुत गुड लुकिंग है और आंटी आप बहुत खूबसूरत, चाहत मुसलसल बकबक कर रही थी। शुक्रिया बेटा तारीफ के लिए, और आप भी बहुत क्यूट है, उन्होंने तारीफ की। लारे पर मौजूद साहब को बातूनी और शरारती चाहत बहुत पसंद आई थी। इससे पहले वो फिर शुरू होती, सानिया ने इसे टोका, बस करो चाहत, हर जगह नॉन स्टॉप शुरू हो जाती हो। मामू मामी थके हुए आए, इन्हें आराम करने जाने देते हैं, हम भी रूम में चलते हैं। वो इसे बोलने का मौका दिए बगैर उसका हाथ पकड़ कर रूम में ले गई। आपको चाहत कैसी लगी? लारिम ने हाथों पे लोशन लगाते हुए मौजम साहब से पूछा। बहुत अच्छी बच्ची है, थोड़ा बचपना है, लेकिन मुझे इसकी बातें बहुत क्यूट लगी, बहुत बेदर्द सी खुशियाँ बांटने वाली, रोते इंसानों को हंसाने का हुनर रखती है। मौजम साहब लारे की तरफ मुतवज्जा हुए। हाँ आप ठीक कह रहे, मैं सोच रही थी कि हम वैसे भी आलियन के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना चाहत। वो बोलते बोलते रुकी, वो झिझक रही थी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बेगम, लेकिन हम इतनी जल्दी कैसे फैसले पर पहुंच सकते हैं? हम वैसे भी आलियन के और लड़कियां भी देखेंगे, क्या पता चाहत का कहीं रिश्ता वगैरह हो गया हो। वैसे भी किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले छानबीन भी तो करनी पड़ेगी। हम एक ही दिन में किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते, ना ही हम एक ही दिन में किसी की शख्सियत परख सकते हैं। हम जब कोई चीज़ लेते हैं तो जांच पड़ताल करते हैं, और यहाँ तो बात आलियन की पूरी ज़िंदगी की है। हम बगैर किसी जांच पड़ताल के इसकी शादी करवा सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे मैं सोच रहा हूँ आप वैसे नहीं सोच रहे। बस मैं जल्द से जल्द आलियन की शादी करवाना चाहती हूँ, इससे पहले वो कोई इंतहाई कदम उठाए। और आपसे कितने किसी कि मैं बगैर छानबीन के इसकी शादी करूँगी, आलियन मेरी भी औलाद है, तो मैं क्यों नहीं इसके लिए बेस्ट लड़कियाँ चाहूँगी, मैं इसके लिए और भी लड़कियाँ देखूंगी। लेकिन अगर इसका रिश्ता कहीं और हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर नहीं हुआ हो तो मैं ज़रूर इस रिश्ते के मुतालिक सोचूंगी। लारिम ने इन्हें सारी सूरत हाल से आगे किया। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, लेकिन वो वापस जाने से पहले हमें आलियन का रिश्ता कहीं ना कहीं तय करना होगा। एक बात ये, रिश्ता हो गया तो इसे किसी बहाने से यहाँ बुलवा लेंगे, आप समझ रही हैं ना? मौजम ने इनके कंधे पे हाथ रखा तो उन्होंने इसाबत में सर हिलाया। चाहत बहुत जल्द तुम मेरी होगी, बस कुछ और वक्त, इसके बाद मैं मामा को लेकर तुम्हारे घर आऊँगा। फन बेड पे लेटा दिली दिल में चाहत से मुखातिब था और आने वाले वक्त को सोच के मुस्कुरा रहा था। वो चाहता तो सब कुछ पहले चाहत को बता सकता था, लेकिन वो इसकी बहुत इज्जत करता था। ये सब करके उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता था, वो उससे मोहब्बत करता था। और सानी की शादी के बाद उसका अपनी मम्मा के साथ चाहत के घर रिश्ता ले जाने का प्लान था। पर वो कहते हैं ना, हम किस्मत से लड़ नहीं सकते, खुदा की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, और खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। अस्सलाम वालेकुम आंटीज, आप यहाँ हैं और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। चाहत ने किचन में आते ही हस्बे आदत ने सोचा छोड़ा तो वो दोनों हंस दी। ऐसा क्या काम था तुम्हें जो तुम हमको ढूंढ रही थी? लारिब ने पूछा। वो क्या है आंटीज, सानी सो रही थी और मैं बोर हो रही थी, सोचा आप लोगों को कंपनी दे दूँ। आंटी आपने मुझे बैठी ही कहा है और आप अकेले काम कर रही हैं, मुझे कहा होता मैं हेल्प करवा देती। वैसे भी अम्मी ने मुझे इसी शर्त पे यहाँ आने की इजाज़त दी थी कि मैं आपकी कुछ मदद करवा दूँ। चाहत खफगी से मुंह बना के बोली। अरे बेटा मैं कर लूँगी, वैसे भी कितने ही लोग हैं, और मैं तुम्हारी नींद ख़राब नहीं करना चाहती थी, शाइस्ता ने जवाब दिया। अब तो मैं उठ गई हूँ ना, आप हटे मैं बना देती हूँ। चाहत शाइस्ता को हटा के खुद पराठे बनाने लगी। ये सब देख के लारिब के दिल में चाहत के लिए पसंदगी और भी बढ़ गई। चाहत तो इन्हें पहली नज़र में पसंद आ गई थी, वो बस इसे परखना चाहती थी। आखिर को आलियन की पूरी ज़िंदगी का सवाल था। वो इन ख्यालों में डूबी शामी कबाब कर रही थी कि तेल की वजह से इनका जरा सा हाथ चल गया। चाहत पराठे बना रही थी और शायद सभी अपनी बेटी कुछ काम कर रही थी। इनकी सिसकी सुनकर हड़वाकर उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। आंटी ये कैसे हो गया? ये तो काफ़ी सुर्ख हो रहा है। एक मिनट, ये कह की चाहत फ्रीजर तक गई और एकदम बर्फ़ ला के उनके हाथ में लगाने लगी ताकि छाले ना बने।
شائستہ فرسٹ ایڈ باکس لینے چلی گئی۔ فارہان اور موزم صاحب جو لاؤنج میں بیٹے شادی کے ارینجمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے، شائستہ کو فرسٹ ایڈ باکس لے جاتے دیکھا تو پریشانی سے کچن میں آ گئے۔ وہاں دیکھا چاہت پوری احتیاط سے ان کے ہاتھ میں آئنٹمنٹ لگا رہی تھی۔ موزم صاحب پریشانی میں لاریب تک پہنچے۔ یہ کیسے ہو گیا بیگم؟ دھیان کہاں تھا آپ کا؟ دیکھیں نا کتنا سرخ ہو رہا ہے، زیادہ جل رہا ہے کیا؟ عالیہ صاحب پریشانی میں انہیں ڈانٹ رہے تھے۔ ارے بھائی کچھ زیادہ نہیں ہوا، اور چاہت نے جلدی سے آیت لگا دی، اس لیے زیادہ نہیں جل رہا۔ وہ پیار سے چاہت کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جو ان کے ہاتھ پہ دوائی لگا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ آنٹی آپ چپ چاپ باہر جا کے بیٹھیں، میں اور شائستہ آنٹی سب دیکھ لیں گے، اور ویسے بھی ناشتہ جو ہے تقریباً تیار ہی ہے۔ چاہت کی بات پہ لاریب نے موزم صاحب کو اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہوں دیکھی میری پسند۔ موزم صاحب بھی مسکرا دیے۔ ہاں لاریب، چاہت بالکل ٹھیک بول رہی ہو تم، باہر چل کر آرام کرو، ہم ناشتہ لگا دیں گے۔ شائستہ کی بات پہ لاریب نے مسکرا کے عصابت میں سر ہلایا اور فارہان اور موزم صاحب کے ساتھ باہر چلی گئی۔ چاہت کی بے لوث محبت نے لاریب اور موزم کے دل میں اتنی جگہ بنا لی تھی، انہیں عالیہ کے لیے جیسی لڑکی کی تلاش تھی وہ سب خوبیاں انہیں چاہت میں نظر آئیں۔ دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا چاہت بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے تو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں اور میری ایسے فکر کر رہی تھی جیسے مجھ سے بہت عرصے سے واقف ہو۔ مجھے چاہت بہت پسند آئی اپنے علی کے لیے، مجھے علی کے لیے ایسی بے لوث لڑکی کی تلاش تھی۔ لاریب باہر آنے کے بعد موزم صاحب سے مخاطب ہوئی۔ آپ کے تو صحیح نہیں ہے بیگم، پر ہم اتنی جلدی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، ہم جب تک یہاں ہیں چاہت کے بارے میں اور بھی کچھ جان لیں گے، اس کی فیملی کے بارے میں بھی۔ آپ فکر مت کیجیے، میں چاہت کے بارے میں پتہ کرواؤں گی، مجھے امید ہے کہ چاہت ہماری امیدوں پر پورا اترے گی۔ لاریب نے چاہت کو اپنی بہو بنانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ موزم صاحب نے ان کی تائید کی۔ اتنے میں ناشتہ بھی لگ چکا تھا، ثانیہ بھی جا چکی تھی اور فارہان تو پہلے ہی کہیں کام سے باہر گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے دن گزر گئے اور شادی کا فنکشن آ پہنچا۔ ثانیہ اور چاہت پارلر گئی تھی۔ ثانیہ کا میرون کلر کا لہنگا تھا جس پہ نگوں سے کام ہوا تھا اور سر پہ ڈل گولڈن کلر کا دوپٹہ تھا، اس کے ساتھ ہیوی جیولری اور حفاظت سے کیے گئے میک اپ سے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چاہت نے گولڈن اور بلیک کلر کے کنٹراسٹ میں پاؤں تک جھولتی فراق پہن رکھی، کرلی بالوں کا بند بنائے، اس کے ساتھ لائٹ سے میک اپ میں وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ فارہان جب دونوں کو لینے پارلر پہنچا تو چاہت کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، بہت پیاری لگ رہی تھی وہ۔ فارہان کو اپنی بے اختیاری پہ جی بھر کے غصہ آیا، وہ انہیں لے کر ہال تک پہنچا۔ اس کی نظر بار بار بھٹک کے چاہت کی طرف ہی جاتی تھی، لیکن وہ خود پہ قابو پا لیتا۔ آج تو کوئی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے، کہیں احمد بھائی بے ہوش ہی نہ ہو جائیں۔ یار سچ میں تم اتنا خوبصورت لگ رہی ہو، احمد بھائی کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ چاہت ثانیہ کو لگاتار چھیڑ رہی تھی اور ثانیہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ اتنے میں بارات آنے کا شور مچا۔ بارات کا اچھا استقبال کیا گیا۔ نکاح کے بعد فارہان اور چاہت نے احمد سے پیسے بٹورے۔ وہ بھی اسٹیج سے اتری تھی کہ اسے سامنے سے اپنے امی بابا آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ فوراً ان کے پاس گئی۔ ایک ہفتے بعد وہ اپنے امی بابا سے مل رہی تھی۔ چاہت نے انہیں بہت مس کیا، ان سے ملنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی بابا، میں نے آپ کو کتنا مس کیا، مجھے لگا آپ آئیں گے ہی نہیں۔ ہم نے بھی تمہیں بہت مس کیا میرا بیٹا، تمہارے بغیر تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ادریس صاحب لاڈ سے بولے، اپنی امی سے نہیں ملو گی؟ آفیہ نے باہیں پھیلائیں، چاہت کو بلانے لگی۔ چاہت فوراً ان سے لپٹ گئی۔ اچھا امی بابا آئے نا، میں آپ کو ثانی کی فیملی سے ملواتی ہوں۔ چاہت آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے انہیں ایک طرف لے کے چلی گئی جہاں شائستہ، فارہان اور موزم صاحب کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ آنٹی، چاہت نے شائستہ کو آواز دی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آنٹی، مجھے آپ کو اپنے امی بابا سے ملوانا ہے۔ امی بابا، یہ ثانی کی امی اور یہ اس کے ماموں، اور یہ فارہان بھائی، انہیں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ چاہت ان کا تعارف کرانے لگی۔ چاہت نے کہا تو انہوں نے سلام کیا، شائستہ نے جواب دیا۔ دوسری طرف موزم صاحب اور ادریس صاحب کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، جو ان کے کلاس فیلو سے کافی مشابہت رکھتے تھے، جو میٹرک تک ان کے ساتھ پڑھے تھے۔ آپ کا نام ادریس ہے کیا؟ موزم صاحب پوچھ بیٹھے۔ ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ ادریس صاحب نے پوچھا۔ یار ادریس، میں موزم، تم بھول گئے مجھے؟ میٹرک ساتھ کیا تھا، کچھ یاد آیا؟ موزم صاحب اتنے سالوں بعد پرانے دوست کو دیکھ کر پرجوش ہو گئے۔ ادریس صاحب کو یاد آئے تو بولے، اتنے سال بعد تو میں تمہیں پہچان ہی نہیں پایا، اب تو تم بڈھے ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کے دونوں گلے ملنے لگے۔ دونوں اپنے پرانے دوستوں کو دیکھ کے بہت خوش تھے۔ دراصل موزم صاحب اور ادریس صاحب نے اسکولنگ ساتھ کی تھی، دونوں میٹرک تک ساتھ پڑھے تھے، پھر کالج الگ ہو گئے۔ موزم صاحب نے میڈیکل میں داخلہ لے لیا جبکہ ادریس صاحب نے آرٹ کالج میں، تو دونوں کی فیلڈ الگ ہو گئی، دونوں الگ ہو گئے۔ آج اتنے سالوں بعد ملے تو ایک دوسرے کو پہچان ہی نہ پائے۔ وہاں موجود سب لوگ حیران تھے۔ موزم ان کی حیرانگی دور کرتے ہوئے بولے، ہم دونوں اسکول ٹائم کے دوست ہیں، کافی عرصے بعد رابطہ ہوا ہے ہمارا۔ ادریس گاؤں سے شہر پڑھنے آیا تھا، میٹرک ہم نے ساتھ کی، لیکن انٹر میں فیلڈ اور کالج چینج ہو گیا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ سب کو بتا رہے تھے۔ لاریب بھی وہاں آ گئی۔
دونوں نے اپنی وائف کا تعارف کروایا۔ دیکھے نا انکل، واقعی دنیا گول ہے، آپ بابا سے اتنے سالوں بعد ملے، وہ بھی فلمی اسٹائل میں۔ چاہت بہت خوش تھی۔ ویسے اور ادھیرے تمہاری بیٹی کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے میرا اس سے، مجھے اپنائیت سی محسوس ہوتی تھی۔ محسن چاہت کے سر پہ ہاتھ رکھتے بولے تو سب مسکرا دیے۔ چاہت اس وقت احمد اور ثانیہ کی کھنچائی کر رہی تھی۔ سب لوگوں نے ادریس اور موزم کو اکیلا چھوڑ دیا، وہ دونوں بیٹے ادھر پرانی باتیں کر رہے تھے۔ ویسے موزم، تم نے بتایا نہیں تیرے کتنے بچے ہیں؟ بھابھی سے تو ملوا دیا لیکن اپنے بچوں سے نہیں۔ ادریس صاحب بولے، یار میرے 2 بیٹے ہیں، وہ نہیں آئے، وہاں بہت کام تھا ہاسپٹل میں، میرا بڑا عالیان سرجن ہے اور چھوٹے بیٹے کے ایگزام تھے اس لیے وہ نہیں آئے۔ دونوں بیٹے باتیں کر رہے تھے، اس کے بعد کھانا لگ گیا، کھانا کھایا گیا، رخصتی کا وقت آن پہنچا، ثانیہ کو دعاؤں تلے رخصت کیا گیا، چاہت اپنے والدین کے ساتھ گھر چلی گئی۔ ادریس صاحب نے معظم کو ولیمے کے بعد گھر آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے خوش دلی سے قبول کر لی۔ ویسے بھی انہیں رشتے کی بات کرنے جانا تھا، لاریب کی طرح معظم صاحب بھی چاہتے تھے چاہت، جو کہ اتفاق سے ان کی دوست کی بیٹی ہے، عالیان کی دلہن بنے۔ پہلے بھی انہیں چاہت پسند تھی، لیکن جب سے تو انہیں پتہ چلا تھا کہ چاہت ان کی جگری دوست کی بیٹی ہے، وہ انہیں اور بھی عزیز ہو گئی تھی۔ عافیہ لاریب سے باتیں کر رہی تھی اور ان کی باتوں کا موضوع چاہت ہی تھی، اس کی عادتیں، اس کی شرارتیں، یہ سب لاریب بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ بیچ بیچ میں وہ عالیان کے بارے میں بھی باتیں کر رہی تھی۔ موزم اور ادریس بھی دونوں آپس میں خوش گپوں میں مصروف تھے کہ موزم صاحب بولے، ادریس میں تم سے کچھ مانگوں، تم وعدہ کرو، منع تو نہیں کرو گے؟ ارے یار، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، مانگ کر تو دیکھ تو۔ ادریس صاحب جذباتی ہوتے ہوئے بولے، یار تم سے تمہاری سب سے قیمتی چیز مانگ رہا ہوں، مجھے مایوس نہ کرنا۔ موزم صاحب نے پھر سے تہمت باندھی، ایسی کیا چیز ہے جو تم اتنا جھجکتے ہوئے مانگ رہے ہو؟ کھل کے بتاؤ مجھے۔ ادریس صاحب نے انہیں متجس انداز میں پوچھا، میں چاہت کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ موزم، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ چاہت تمہاری بیٹی بھی ہے، ادریس صاحب نے جواب دیا۔ تم سمجھ نہیں رہے ادریس، میں چاہت کو ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بنا کر گھر لے جانا چاہتا ہوں، میں اسے اپنے بیٹے عالیان کی شادی چاہت سے کرنا چاہتا ہوں۔ موزم مدعے پر آئے۔ ادریس صاحب کچھ دیر حیران، پھر کچھ دیر سوچ کر جھجکتے بولے، پر ایسے کیسے، مطلب اتنی جلدی؟ پر کچھ نہیں ادریس، ویسے بھی تمہیں ایک نہ ایک دن کہیں نہ کہیں تو اپنی چاہت کی شادی تو کرنی ہے نا، تو پھر عالیان کیوں نہیں؟ ویسے بھی چاہت ہمارے گھر جائے گی تو تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ ہمارا عالیان بہت سمجھدار اور سلجھا اور پڑھا لکھا لڑکا ہے، سرجن ہے۔ دیکھو ایز اے فادر میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں، لیکن یقین کرو چاہت ہمارے گھر بیٹی بن کے ہی آئے گی، بس تم ہاں کہہ دو۔ معظم بولے، بات یہ نہیں ہے موزم، بات یہ ہے کہ میں اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتا، میں پہلے چاہت اور عافیہ سے بات کروں گا، انہوں نے ہاں کر دی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے بھی مجھے واقعی بہت خوشی ہوگی اگر میری بیٹی تمہارے گھر کی بہو بنے۔ ادریس صاحب مسکراتے ہوئے بولے، شکریہ یار، بس اب چاہت ہاں کہہ دے تو پھر میں فوراً اپنے گھر کی بہو بنا دوں۔ موزم چاہت چیکتے ہوئے بولے۔ ادریس مسکراتے رہے، پہلے تو واقعی اس بات کی امید نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہ واقعی چاہتے تھے کہ چاہت کی شادی عالیان سے، کیونکہ وہ ان کے دوست کا بیٹا تھا، جسے انہیں موزم عزیز تھے ویسے ہی عالیان بھی ہو گیا تھا۔ موزم صاحب تو پہلے باقاعدہ ادریس صاحب کے گھر جا کر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن لاریب نے ان کے اور ادریس صاحب کے تعلقات جاننے کے بعد ذرا وقت ضائع کیے بغیر بات کرنے کی ضد کی، جو موزم صاحب بھی مان گئے۔ اس کے بعد فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا، ادریس صاحب گھر کے لیے نکل گئے۔ سارے راستے وہ یہ سوچتے رہے کہ کہیں چاہت منع نہ کر دے، اور وہ اپنے عزیز دوست کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیا بات ہے، آج میں آپ کو پورے راستے نوٹ کرتے ہوئی ہوں، آپ کافی چپ تھے، چاہت کی باتوں کا بھی ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے تھے، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ادریس صاحب نے اپنی شریک ہاتھ کو دیکھا، جو ان کے بنا کی سب کچھ سمجھ جاتی تھی۔ عافیہ ہماری چاہت کے لیے رشتہ آیا ہے، موزم نے اپنے بیٹے عالیان کے لیے ہماری چاہت کا رشتہ مانگا ہے۔ ادریس بولے۔ عافیہ کو خوشی بھری حیرت ہوئی، یہ آپ کے کہہ رہے ہیں ہماری چاہت کے لیے رشتہ، اور وہ بھی موزم بھائی کے بیٹے کا؟ اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم انہیں اچھے سے جانتے ہیں، ان کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ عافیہ کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی، آخر وہ بھی اپنی بیٹی کا گھر ہنستے بستے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا کیا نام بتایا تھا اس نے؟ ہاں، عالیان سرجن ہے، وہیں USA میں، کافی اچھا لڑکا ہے جیسا موزم نے بتایا۔ ویسے اس کا بیٹا ہے تو اچھا ہی ہوگا، ادریس بولے۔ تو پھر آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ عافیہ ان کی پریشانی دیکھ کر بولی، عافیہ میرے یعنی مجھ سے بہت مان سے یہ رشتہ مانگے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں چاہت کی مرضی کے بغیر ہاں نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اگر چاہت نے انکار کر دیا تو میرے دوست کا مان ٹوٹ جائے گا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے، ایک طرف ان کا جگری یار تھا تو دوسری طرف ان کی جگر کا ٹکڑا تھا، وہ کسی ایک کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مجھے یقین ہے میری چاہت اپنے بابا کا مان نہیں ٹوٹنے دے گی، آپ فکر مت کیجیے، چاہت آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔
आफिया ने पुरतमान लहजे में कहा। खुदा करे ऐसा ही हो, अदील साहब पुर उम्मीद लहजे में बोले। चाहत, चलो अच्छा हुआ तुम जाग गई, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुम्हारे बाबा को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आफिया ने चाहत के गाल थपथपाते हुए कहा। चाहत अपनी अम्मी का रवैया ये पहली बार देख रही थी, वो कुछ परेशान सी हो गई। क्या बात है अम्मी, सब ठीक तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। चाहत ने अपनी अम्मी से पूछा। सब ठीक है, बस तुम्हारे बाबा ने तुमसे कुछ बात करनी है, अब जल्दी करो, यूनी भी तो जाना है, आफिया ने कहा। तो चाहत ने सावत में सर हिलाया और आफिया के साथ चल दी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, अम्मी बता रही थी कि आपने कुछ बात करनी है। चाहत ने आते ही सलाम किया और अदरीस से पूछा। हाँ बेटा बैठो, उन्होंने चाहत को बैठने को कहा। चाहत को बहुत अजीब लग रहा था, वो बैठ गई। बेटा तुम्हें अपने पापा पे यकीन है ना? अगर मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी ज़िंदगी के मुताबिक कोई फैसला करेंगे तो क्या तुम्हें हमारे फैसले में हमारा साथ दोगी? अदरीस साहब ने तहमत बांधी। आफिया भी सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। ये सब पहली बार हो रहा था, इसलिए चाहत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाबा किस बारे में बात कर रहे हैं। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे लिए हमेशा बेहतरीन फैसला करेंगे, आप दोनों ने मेरे लिए हमेशा अच्छा ही चाहे, तो मैं क्यों नहीं आप दोनों का फैसला मानूंगी। लेकिन फैसला किस बारे में बाबा? चाहत ने चाहत ने पूछा तो अदरीस बोले। चाहत, तुम्हारे लिए मौज़ूम ने अपने बेटे आलियान का रिश्ता मांगा है। मैंने उसे जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं पहले तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई इतराज़ नहीं है तो मैं इनकार कर देता हूँ, लेकिन इसने बहुत मान से रिश्ता मांगा है। अदरीस ने बड़े आराम से उसके सर पर बम फोड़ा तो वो बहुत हैरान हुई थी। उसके मुंह से अल्फाज ही अदा नहीं हो रहे थे। उसकी चुप्पी देखकर आफिया बोली। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो? अम्मी मुझे कोई पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे? मेरा मतलब मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, चाहत ने जवाब दिया। आखिर क्यों नहीं करना चाहती? आफिया ने वजह जानना चाहिए। अम्मी मैं आप और बाबा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती, मेरी शादी के बाद आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? वैसे भी अभी मैं पढ़ रही हूँ। बेटा बस इतनी सी बात है, एक ना एक दिन तो हर किसी की शादी करनी पड़ती है, तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी, तो अब क्यों नहीं? वैसे भी मौज़म के बेटा बहुत सुलझा हुआ लड़का है, फिर ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। फिर तुम्हारी शादी भी वहाँ होगी तो हम दोनों पुरसुकून रहेंगे। और जहाँ तक हमारी बात है तो तुम हमारी फिक्र छोड़ दो, पढ़ाई शादी के बाद भी होती रहेगी। अदील साहब इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे थे। चाहत, बेटा माँ बाप से बढ़कर औलाद के लिए कोई भी बेहतर फैसला नहीं कर सकता। तुम्हें अगर कोई मसला है तो हाँ कर दो। बड़े मान से मौज़म ने ये रिश्ता, और मेरा और इसका मान मत तोड़ना, अदील साहब ने इंतजाई लहजे में कहा। तो चाहत तड़प उठी। बाबा प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, मैं माँ आपका मान हरगिज़ नहीं टूटने दूंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? चाहत आफिया ने पूछा। यह कि मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, और अगर चाहे तो अपनी ड्रीम जॉब भी छोड़ दूंगी। चाहत ने शर्त बताई तो दोनों ने सुक्का सांस लिया। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि चाहत आपका मान नहीं टूटने देगी, आलिया खुशी से बोली। तो दिलीज ने मुस्कुराकर इसाबत में सर हिलाया। वालेकुम सलाम, उन्होंने अदरीस साहब के सलाम का जवाब दिया। मौज़ूम तुम्हारे लिए खुशखबरी है, चाहत मान गई है इस रिश्ते के लिए। अदरीस साहब खुशी से उन्हें बता रहे थे। वाकई तुम सच कह रहे हो? इससे बड़ी खुशी की तो बात कोई हो ही नहीं सकती। तो फिर आज शाम में आपा और लारेब आ रहे हैं तुम्हारे घर मिठाई लेके। मौज़ूम की तो कोई खुशी की इंतहा ही नहीं रही थी। तो फिर ठीक है, शाम को मिलते हैं, खुदा हाफिज़। अदरीस बोले। ठीक है, खुदा हाफिज़, ये कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ मौज़ूम बड़े खुश लग रहे हैं? इनके खुशी से दमकता चेहरा देखकर शाइस्ता बोली। आपा वो लारे भी वहाँ आन पहुंची तो उन्होंने भी पूछा, आप दोनों को पता है कि मैंने कल आलियान के लिए चाहत का रिश्ता मांगा था अदरीस से? तो अभी अदरीस की कॉल थी, चाहत मान गई और आज शाम हम तीनों बाज़ाब्ता तौर पर रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ जाने से पहले आलियान की शादी करा दें ताकि बेटी हमारे साथ जाए। अरे मौज़ूम तुमने बात भी कर ली? चलो अच्छा हुआ चाहत ने हाँ कर दी। शाइस्ता वाकई में बहुत खुश थी, लेकिन मौज़ूम को लारेब कुछ परेशान सी लगी। क्या हुआ लारेब, आप खुश नहीं हुई ये सुन के? अरे नहीं भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन हमने अभी तक आलियान को तो नहीं बताया, इसे हम मनाएंगे किसे शादी के लिए? इसने इनकार कर दिया तो? लारेब परेशानी से बोली। आप फिक्र मत करें, आलियान ये शादी ज़रूर करेगा और मैं आज ही आलियान को पाकिस्तान बुला रहा हूँ। मौज़ूम साहब पूरा एतमाद लहजे में बोले। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? आलिया ने इज़्ज़त घर में मौजूद लैपटॉप पे हॉस्पिटल का कुछ काम कर रहा था कि अचानक उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पे बाबा कॉलिंग शो हो रहा था। उसने मुस्कुरा के फ़ोन कान से लगाया। वालेकुम सलाम बेटा, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तुम और अफ़ान कैसे हो? और अफ़ान के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, कल कॉल आई थी उसकी बता रहा था। मौज़िम लारेब और शाइस्ता चाहत के घर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने आलियान को कॉल की थी। डैड हम दोनों तो बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ तक बात है डैड अफ़ान की, तो बस एग्ज़ाम ख़त्म होने की देर थी, बस निकल जाता है अपनी महबूबा को लेकर। आलियान अफ़ान की फ़ुटबॉल को उसका महबूबा कहता था।
आलिया ने ये बात मुंह बनाकर कही तो मौसम साहब कहका लगा कर हंसे। वैसे डेट आप और मॉम कब आ रहे हैं वापस? आलिया ने लापरवाही से पूछा। इसी मुताबिक तो तुमसे बात करनी थी आलियान। हाँ बोलिए ना डैड। आलियान, हम लोग मजीद 2 हफ्ते रुक रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, और मैं चाहता हूँ कि तुम और अफान भी पाकिस्तान आ जाओ कुछ दिन। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है जो फ़ोन पे नहीं हो सकती, इसीलिए कल पहली फ्लाइट से तुम दोनों पाकिस्तान आ जाओ। मौसम साहब बारोबार अंदाज में बोले। पर डैड, अचानक हॉस्पिटल का क्या और इतनी जल्दी हम कैसे तैयारी करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल है डैड, आलिया ने मौसम से कहा तो वो बोले। वो मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम दोनों मुझे कल यहाँ चाहिए हो। और हाँ, हॉस्पिटल के बारे में टेंशन मत लो, मैंने जामिन से बात कर ली, वो सब संभाल लेगा, इसलिए तो कल लाहौर में मिलते हैं। मौसम सामने से बोलने का मौका दिए बगैर अपना फैसला सुना चुके थे। ओके डैड, वी विल बी देयर, अल्लाह हाफिज। आर्यन को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि उसके डैड ने उन्हें इतना अर्जेंट पाकिस्तान बुला रहे थे। उसने बेदली से कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट बुक की और अफान को पाकिस्तान जाने के बारे में बताया तो जैसे उसे तो पर ही लग गए। वो बहुत एक्साइट था पाकिस्तान जाने के लिए। आर्यन अपने रूम में जाके पैकिंग करने लगा, इसलिए उसका दिमाग कुछ गलत होने की घंटी दे रहा था। वो बहुत बेचैन था। वो लोग अदरीज साहब के घर पहुंच चुके थे। आफिया और अदीज ने मिलकर इन्हें खुश आमदीद कहा। वो इस वक्त इनके ड्राइंग रूम में बैठे थे कि लारिम ने कहा, हमारी बेटी कहाँ है अदरीज भाई, जरा इसे तो बुलवा दीजिए। अदीज ने आफिया को इशारा किया तो चाहत को ले आई। लारिम ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया तो उनके पास जाके बैठी। बेटा, बहुत शुक्रिया हाँ कहने के लिए। उन्होंने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के चाहत के हाथ में पहना दी। आंटी, इसकी क्या जरूरत है? चाहत झिझकते हुए बोली। अंकल आंटी, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है, चाहत ने कहा तो मौसम बोले। हाँ हाँ बोलो बेटा। अंकल आंटी, मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, तो बेटा हमें क्या एतराज़ होगा? तुम हमारी बेटी हो, हम भी चाहते हैं कि तुम अपने ख्वाब पूरे करो, और मैं खुद तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगा। मौजिम साहब चाहत के सर पे हाथ रखते हुए बोले, बेटा तुम्हें शादी के बाद हमारे साथ यूएस जाने में कोई एतराज़ तो नहीं? लारेब ने चाहत से पूछा तो चाहत ने आंसू से भरी आंखें उठा के अजीज साहब को देखा, जिन्होंने बोलने का इशारा दिया। लेकिन वो वाकई अपने अम्मी बाबा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वो क्या करती, वो अपने बाबा का मान नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए बोली, नहीं आंटी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये कि चाहत अंदर रूम में चली गई और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट के रोती। ये वक्त हर लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब इसे अपने वालिदैन को छोड़कर किसी दूसरे के घर जाना पड़ता है। अदीज, मैं चाहता हूँ कि शादी जल्द अज जल्द हो जाए, क्योंकि हम इस दफ़ा अकेले यूएस नहीं जाना चाहते, हम चाहत को साथ ले जाना चाहते हैं। मौजिम साहब बोले। लेकिन मौजिम, इतनी जल्दी? अदीज साहब का चाहत का इतनी जल्दी दूर जाने का सोचकर ही दिल उदास हो गया था। लेकिन क्या करते, दुनिया के दस्तूर, बेटियों को एक न एक दिन तो अपने माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन कुछ नहीं है अदरीज, हम यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते के लिए हैं। तब तक मैं चाहता हूँ सादगी से ही थी, लेकिन शादी हो जाए। तब तक चाहत के लिए ज़रूरी पेपर्स भी अर्जेंटली बनवा लेंगे और हम अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाएंगे। देखो, अब मना मत करना। मुअज्जम ने इन्हें असल बात से आगाह किया। पर इतनी जल्दी इतनी तैयारियां कैसे होंगी? अदीज साहब परेशानी से बोले। हाँ भाई साहब, ये ठीक बोल रहे हैं। आपिया इनकी तायद करते हुए बोली। अदीज, तुम तैयारियों की टेंशन मत लो, शादी हमारे घर से होगी। वैसे भी ये लोग कुछ वक्त के लिए यहाँ पाकिस्तान में हैं। शाइस्ता ने भी उनका साथ दिया। आफिया और अदीज ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हामी इशारा किया। तो भी ठीक है, अगले जुम्मे को निकाह होगा और साथ ही रुखसती। किसी को कोई एतराज़ तो नहीं? मौजिम साहब ने कहा तो अदीज साहब ने कहा, ठीक है भाई, अगले जुम्मे को निकाह होगा। अदीज साहब बोले। सब मुस्कुरा दी। चाहत उस वक्त ड्राइंग रूम की खिड़की से लग के खड़ी थी। इतनी जल्दी निकाह और रुखसती का सुन के मजीद उदास हो गई थी। उसके दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि उसे इतनी जल्दी इस घर को अपने अम्मी बाबा को छोड़कर जाना होगा। वो बोझल कदमों से अपने रूम में आ गई। ड्राइंग रूम में बैठे सब आगे की शादी प्लानिंग कर रहे थे।